विकास का दौर और उसमें लेनिन की भूमिका, इसके बारे में चर्चा करें। रॉबर्ट लेनिन को जो साथी बैठे हैं यहाँ सब समझते हैं, जानते हैं। वो दुनिया के अंदर मानव मुक्ति के सिद्धांतकार के रूप में कार्ल मार्क्स और एंगेल्स के साथ अगर कोई नाम होगा तो मानव मुक्ति के सिद्धांतकार के रूप में, जिन्होंने मार्क्सवाद के सिद्धांत को और ज़्यादा अपडेट किया, समृद्ध किया, हमेशा वो याद रखा जाएगा। उसके साथ ही साथ उस सिद्धांत को अमली जामा पहना, एग्जीक्यूट करना या भारत में लागू करने के पक्ष में उनका नाम अव्वल पहले स्थान के ऊपर हमेशा याद रखा। महान क्रांतिकारी जिसका हमारे देश में भी, पूरी दुनिया पर भी जिसका प्रभाव रहा, छाप पड़ी हमारे खुद के अपने देश के, हम सब के सबसे ज्यादा जो प्रेरणादायी क्रांतिकारी भगत सिंह, जिसका हम नाम लेते हैं, खुद भगत सिंह के भी प्रेरक रहे रॉबर्ट लेनिन। और ये बताते हैं कि उनको फांसी जब दी जा रही थी तो उससे उस समय वो लेनिन को ही पढ़ रहे थे। तो जाहिर है ये भी एक सच्चाई है मार्क्सवादी ढंग से, अगर दुनिया को हम देखते समझते हैं तो हर दौर में जो भी शख्सियत पैदा होती है तो परिस्थितियों उसमें एक अपना भूमिका रखता है। खास परिस्थिति में खास विचार, उस विचार को लागू करने वाले लोग पैदा हुए। मैं तो सिर्फ इतना ही बात कहूँगा कि एक दौर खास तौर पर पूरे यूरोप के अंदर जो बना, जिसमें पूंजीवादी क्रांतियाँ हुई, पूंजीवाद का विकास हुआ, और उस दौर के अंदर ही मार्क्स पैदा हुए, एंगल्स पैदा हुए, जिन्होंने पूंजी के पूरा डाइसेक्शन किया, उसकी गहराई से ये पूंजी कैसे बनती है, मुनाफा कैसे बनता है, और किस तरह से पूंजी लगातार उसका संकेंद्रण, कंसंट्रेशन कुछ लोगों के हाथों में होता चला जाता है, और इस तरह से एक मोनोपोली, एकाधिकार पूंजी विकसित होती है और पूरे समाज को दो भागों में बांट दिया जाता है, हैव्स एंड हैव नॉट, साधन संपन्न और साधन विहीन, इस तरह से बांट दिया। और पूरी दुनिया के इतिहास को उन्होंने खंगाला, पढ़ा, पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत दुनिया बदलती आई है। और आज तक का जो सोसाइटी का इतिहास रहा है, वो संघर्षों का इतिहास रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और इसका परिवर्तन भी होगा। अगला परिवर्तन किस स्टेज, क्योंकि पूरा दो भागों में पूंजीवाद समाज को बांट देता है, तो वर्किंग क्लास के नेतृत्व में ये रेवोल्यूशन होगा जो समाजवाद होगा अल्टीमेटली। ये उन्होंने स्थापित किया अपने समय के ऊपर कार्ल मार्क्स, और उनकी उस समय की, अपने समय की विश्लेषण, गहराई से जो विश्लेषण करते हुए उनकी परिकल्पना के मुताबिक ये रेवोल्यूशन पूंजीवाद के अंदर, उन्हीं देशों के अंदर पहले होना था जहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ है, जहाँ औद्योगिक क्रांतियाँ हुई, पूंजीवाद विकसित हुआ, तो वहाँ ये होना। लेकिन उसके बाद के दौर का अब यही है मार्क्सवाद का सार, जो लेनिन ने खुद कहा, विज्ञान का सार यही है, वो है कंक्रीट सिचुएशन का ठोस दृष्टिकोण का ठोस विश्लेषण। विज्ञान में भी हमको अंतिम वाक्य नहीं होता, वो अपडेटिंग उसकी होती रहती है, समृद्ध होता रहता है। इसी तरह से मार्क्सवादी विज्ञान को भी उन्होंने अपने समय के मुताबिक उसको समृद्ध किया, अंडरस्टैंड किया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इतनी बात कहूँगा कि उस समय पर लेनिन 1870 में जन्म, एक मध्य वर्गीय परिवार में, पढ़े लिखे परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ, और पूरे यूरोप के अंदर भी मार्क्स भी पैदा हुए। तब भी मार्क्स के पहले से लेकर के ट्रेड यूनियंस बननी शुरू हो गई, आंदोलन थे, वर्कमैन्स एसोसिएशन इंटरनेशनल लेवल पे उन्हीं के समय के ऊपर बनी, उनके उद्घाटन करता हुए आंदोलनों में वो भी रहे अपने समय को, और पूरी दुनिया के घटनाक्रम को पूरा कीमती लिखते थे, उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं देते। वो भारत के स्तर के ऊपर, घटनाक्रम के ऊपर 1857 के ऊपर मार्क्स ने लिखा, और इस तरह से जो भी उनके पास उस समय अवेलेबल रिसोर्सेज, सूचना तंत्र जो था, उसके पास बात करते। तो ये विचार मार्क्स का, जो उसके अपने खुद के जीवन में तो शायद इतना प्रचारित नहीं हुआ था, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल लेवल की एसोसिएशन बनी थी, उन सब पे चर्चाएं थी, बट उसके बाद लगातार वो अलग अलग भाषाओं में उनकी किताबें छपी गई, प्रसारित हुई, और इस तरह से एक विशेष दौर में खास तौर पर कि जिसमें पूरी दुनिया के स्तर का हम कहेंगे
कि यही विकसित देश, पूंजीवादी विकसित देश किस तरह से पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लेते हैं, गुलाम बनाते हैं, अपनी कॉलोनी से। और इस दौर को अध्ययन करते हुए ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वो दौर उस समय का रूस अपने आप में एक साम्राज्यवादी देश था। क्षेत्रफल के हिसाब से कहें तो आज भी रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन साम्राज्य के रूप में उस समय का ब्रिटेन के बाद दूसरा बड़ा साम्राज्य था। यूरोप के कई देश उसके नीचे, यूरोप के भी, एशिया के कई देश, आज जो देश है उस समय तो चलो उस तरह से देश नहीं भी बने होंगे, लेकिन उसके अधीन थे, क्योंकि वो एक जारशाही का शासन था, यानी कि आप कह सकते हैं राजशाही का शासन काल था रूस के। और उसी के तहत कुछ पूंजीवाद का विकास भी हो रहा, उद्योग विस्थापित, यानी कि पूंजीवाद का जन्म राजशाही के अंतर्गत ही हो रहा है वो एक समय। और इसी में जैसे पूरे यूरोप में शुरू में हम देखते हैं तो सामंतशाही के दौरान जो जिसको हम उभरता हुआ नवोदय, वो जो पूंजीवाद है वो एक विचार लेकर के आता है सामंतशाही के खिलाफ। ये समानता का, स्वतंत्रता के ये विचार उस समय के ऊपर उभरते हुए पूंजीवाद की तरफ से ही आए थे। और इसी तरह का इन विचारों का पूरे रशिया के अंदर भी जो पढ़े लिखे लोग थे, खास तौर पर उनके अंदर ये विचार। तो एक उस समय के दौर में खास तौर पर पूरे रूस के अंदर, जिसमें आप कहें कि पूरी जमीन के ऊपर, तो ज्यादातर जमीन के ऊपर चार और उसके जो रॉयल्स सामंत उनका कब्जा था, और किसानी जो है उनके भूदास की तरह से काम, 3/4 जमीन लगभग उनके कब्जे थी। उद्योग था, मैं कहा आपको, बहुत ही खराब परिस्थितियों के अंदर, क्योंकि कोई सिविक राइट, डेमोक्रेटिक राइट, ट्रेड यूनियन राइट, इस तरह की चीजें, तो काफी सारा जो भी हो सकता था उसी में जन्म है लेनिन का। और उस समय मैंने बताया कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो आलोचक उस व्यवस्था के बने थे, ऐसे बहुत सारे संगठन वहाँ काम कर रहे थे। जैसे अपनी आज़ादी के आंदोलन भी अगर हम देखेंगे अंग्रेजों के टाइम पर, तो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे संगठन, बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन भी काम कर रहे थे। रूस की क्रांति से पहले ऐसे अनेकों प्रयास हुए थे। 1913 में तो अपने यहाँ गदर पार्टी बन गई थी। उसके अलावा बहुत सारे युगांतर को इस तरह के अनेकों संगठन जो उस समय के शासन के खिलाफ बदला लेने के लिए, जो जिस तरह का अपमान हिंदुस्तान के लोगों को झेलना पड़ा था, उसके विरोध में संगठित हो। इसी तरह से रशिया में भी अनेकों संगठन काम करते, इसमें एनार्किस्ट भी थे, सोशल डेमोक्रेट्स थे, लिबरल थे, और उसी के साथ साथ मार्क्सवाद के प्रभाव में भी आए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको विदेशों में जाकर के अपना कुछ संगठन, सर्कल्स कुछ इस तरह बनाए, कुछ प्रकाशन, बहुत लेट स्टेज पे ही, हालांकि मतलब, लेकिन उस जो फादर ऑफ मार्क्सिज्म इन रशिया जिसको कहते हैं, प्लेटोनिव, जिन्होंने पहली बार कैपिटल का रशिया में ट्रांसलेशन किया था, वो भी यूरोप में ही रहते थे, लिखते थे। और धीरे धीरे खुद के परिवार के स्तर पर भी, क्योंकि इनका बड़ा भाई वो भी एक तरह से एक अनार्किस्ट संगठन का हिस्सा बना, जो क्रांतिकारी संगठन कहते उस समय का, जो डार्क बम बनाना, ये करना, इस तरह से। तो उसको वो पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा मिली थी। तो पूरे रशिया में खास तौर पर मिडिल क्लास के अंदर तो उत्पीड़न था, वर्कर्स का उत्पीड़न था, किसानों का असंतोष था। उस असंतोष के अंदर एक नया विचार जो जागृत हो रही है, समाज, पढ़े लिखे लोगों के बीच में विमर्श है, ये सब चल रहा है। इसी के चलते हुए स्कूल टाइम से ही मैं खास तौर पर उसमें पढ़े लिखे लोग, तो टीचर्स जो इसके थे उसके भी प्रभाव में ये आए, एक प्रगतिशील विचार आया। स्कूल में रहते हुए भी इनको कुछ एक्शन हुए हैं, कॉलेज में पढ़ते हुए यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया, दाखिले से निकाल दिया गया। और उसी दौरान मतलब ये मैं बहुत ब्रीफ रख रहा हूँ, एक समय के बाद इनको अपने इन विचारों के चलते इनको देश निकाला गया। देश के अंदर पहले तो एग्जाइल मिली,
गड़बड़ कर दिया साइबेरिया के अंदर। और इन्होंने अपने उस समय तक ये मार्क्सवाद के संपर्क में भी आए थे, प्लेखनोव की किताबें उनके लेख पढ़ने को मिलते थे वगैरह। सोशल डेमोक्रेट्स अलग अलग जो थे स्ट्रीम्स, बहुत तरह के विचार थे। हेरोडिनिक्स एक पूरा आंदोलन था। तो उन सबको देखा, उनका क्रिटिक समझा, सबके प्रभाव में आते हुए अल्टीमेटली काफी समय है तो। और उसी में जो रुस्का है, जो उनके जीवन संगनी बनी, वो भी शिक्षिका थी और वो भी मार्क्सिस्ट सर्कल का हिस्सा थी। और इनके विचारों के साथ ही इनके बीच में अल्टीमेटली जब इनको साइबेरिया के लिए निष्कासित किया गया, उन्होंने उसको वहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद से लगातार पूरे जीवन वो ना सिर्फ इनके जीवन साथी रही, बल्कि उनकी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में, उनके कहो के हर तरह से उनके राजनीतिक वैचारिक सिद्धांत के रूप में उनके साथ पूरा वो भी रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के एक इम्पोर्टेंट लीडर रही। तो वो एक समय है जिसमें इन परिस्थितियों में और इसी दौरान उन्होंने 1871 की पेरिस कम्यून उसका भी अध्ययन किया, तो विफल हुई है। उसके बारे में मार्क्स ने भी लिखा है, एंगल्स ने भी लिखा है, इन्होंने भी उसके बारे में अध्ययन किया। तो बहुत सारे डिबेट्स थे कि कौन क्रांति का रशिया के लेवल पर, जो पीजेंट्री का बड़ा हिस्सा है, हेरोडिनिक्स का ज़्यादातर ये था कि यहाँ पीजेंट्री का जैसे कम्यून स्थापित किए जाएंगे, वो इसका बहुत सारे जो मार्क्स को इन्वर्टेड कॉमास में जैसे ऑर्थोडॉक्सी की तरह से देखते हैं, वो देखते हैं कि क्योंकि समाजवाद तो पूंजीवाद के बाद ही आना है, तो सबसे पहले तो बुर्जुआ रेवोल्यूशन ही होगा, हमें उसमें सहयोग करना है, वर्किंग क्लास उसका एक रोल रहेगा वगैरह। इन सारी डिबेट्स के अंदर में से लेनिनिज्म का एक सिद्धांत विकसित, बहुत लंबा समय नहीं है, मतलब कि कोई सांगठनिक तौर पर अगर पार्टी के रूप में कहेंगे तो भी बहुत थोड़ा समय, जो 1893 से लेकर के 1917 की क्रांति होगी, वो पीरियड है जिसमें पार्टी के सम्मेलन भी बार पहले वाला तो लेकिन जो रशियन सोशल डेमोक्रेट लेबर पार्टी जिसका अंदर ये काम करना शुरू किया, पार्टी का स्थापना भी इन्हीं के समय बनी, तो उसके अंदर ये डिबेट्स खड़ी थी। और उस पूरी प्रोसेस के अंदर ही, उस पूरे डिबेट्स के अंदर ही दो तरह से उनका योगदान हम कह सकते हैं। एक जो बहुत ब्रीफ आपके सामने रख रहा हूँ, इन्होंने अपने विश्लेषण से ही एक बात रखी कि क्योंकि ये जिसको आप वित्तीय पूंजी कहते हैं, उसका डोमिनेंस, उसका वर्चस्व स्थापित हुआ है, इसलिए इस आधार के ऊपर वो आज पूरी दुनिया पर ये जो साम्राज्यवादी पूंजी का एक तरह से साम्राज्यवाद, उसने पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लिया। और ये जो साम्राज्यवादी पूंजी है, इसके बीच में लगातार युद्धों में दुनिया को धकेलती रहेगी पुनर्वितरण के लिए। आपस में कौन किसके ऊपर ज्यादा कब्जा कर ले, इसका पुनर्वितरण, रिडिस्ट्रीब्यूशन, किसके पक्ष में कितना हो जाए, ये काम इसके लिए लगातार युद्धों में ये धकेलती रहेगी। एक ऐसी स्थिति पैदा उसने, हालांकि बाद के समय पे खुद एंगल्स ने भी यूरोप के वर्कर्स के बारे में एक बात लिखी थी कि यहाँ कुछ एरिस्टोक्रेसी पैदा हुई वर्कर्स के बीच। ये जो संकट जो उस समय पे मार्क्स ने देखा था कि किस तरह से लगातार पूंजीवादी व्यवस्था एक संकटग्रस्त व्यवस्था, और संकट से मुक्त कभी हो ही नहीं सकती है। और इसी प्रोसेस के अंदर क्रांति वर्किंग क्लास के नेतृत्व में ये समाजवादी क्रांति होगी। तो इस संकट से निकलने का एक रास्ता किस तरह से उन्होंने निकाला है, साम्राज्यवादी का दौर, जिसमें उनकी अपनी किताब जो आमतौर पर इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद जो है वो पूंजीवाद की उच्चतम चरण है, ये उन्होंने लिखा, ये समझाया कि ये इसमें दाखिल हुआ है और इसने पूरी दुनिया को एक चेन की तरह से घेरे में से बांध के रखा। और वो अपनी लूट का एक हिस्सा अपने यहाँ की वर्किंग क्लास को, जिसको कहते हैं ब्राइब कर देना, उसका लूट का एक टुकड़ा उनको दे देना, ताकि वहाँ के अपने देश के स्तर के ऊपर वो उस तरह की परिस्थितियाँ ना पैदा हो पाए। क्योंकि वहाँ यूरोप में सबसे पहले ट्रेड यूनियंस पैदा हुई है, कम्युनिज्म का सिद्धांत वहाँ पैदा हुआ, सब कुछ हुआ, आंदोलन अगड़े हुए, तो वो विद्रोह की शक्ल में ना पहुंचे तो उसका एक हिस्सा टुकड़ा संकट
कि मारूम के ऊपर इस तरह से ना आए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये क्रांति विकसित पूंजीवादी देशों की बजाय आज इसकी जो सबसे कमजोर कड़ी है उसको तोड़ करके ही दुनिया में मुक्ति पाई जा सकती है। और वह कमजोर कड़ी के रूप में उन्होंने रशिया को आइडेंटिफाई किया। रशिया को इसलिए आइडेंटिफाई किया कि साम्राज्यवादी देश होते हुए भी वो सबसे पिछड़ा हुआ है इनमें अपेक्षा। 1905 में जापान के साथ भी लड़ाई में रशिया हार गया था। उभरता हुआ एक साम्राज्यवादी देश जापान का, जिसने चीन के काफी का हिस्से का कब्जा कर लिया था, रशिया तक वो पहुंच गया था 1905 में। उस 1905 में भी एक क्रांति का अटेम्प्ट हुआ था, वो फेल हो गया। वो भी एक क्राइसिस का दौर था उस समय का रशिया। तो इसलिए एक विकर चेन के रूप में, कमजोर कड़ी के रूप में रशिया को उन्होंने आइडेंटिफाई। नंबर 1 तो एक सिद्धांत तो उन्होंने जो, जिसको आप कहते हैं अपडेटिंग ऑफ मार्क्सिज्म, जिसका अध्ययन करने का, पूंजीवाद का विकास का एक चरण के रूप में, साम्राज्यवादी चरण के रूप में उन्होंने उसको स्थापित किया। नंबर 2 उसके साथ कि इस जगह के ऊपर, जिस जगह के ऊपर ये जो वीकर चेन की हम बात कर रहे हैं, उसमें प्रोलेटेरियट यानी कि वर्किंग क्लास का सबसे बड़े सहयोगी के रूप में वो पीजेंट्री 1871 की पेरिस कम्यून का से भी यही सबक मार्क्स ने भी उसमें से निकाला था। और उसके बाद लेनिन ने उसको और स्थापित किया कि मजदूर और किसान की एकता, इस रेवोल्यूशन के लिए इनकी एकता का होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात उन्होंने इसके साथ ये है कि इस क्रांति के लिए मजदूर वर्ग का नेतृत्व होगा, मजदूर किसान की एकता जरूरी है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि ये सिर्फ ट्रेड यूनियनिज्म से क्रांति नहीं, ये जो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर मजदूरों के अपने संघर्ष लड़ाइयां रहती हैं, वो एक स्तर की, प्राथमिक स्तर की एक चेतना तो पैदा करती है। लेकिन इस व्यवस्था के परिवर्तन का विचार वो खासतौर पर वर्किंग क्लास की वैनगार्ड पार्टी, जिसको अगवा दस्ते के रूप में स्थापित किया, उसका होना जरूरी है। इस रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के बीच में काफी बड़ी डिबेट है। एक किताब है तो साथी अगर पढ़ सके, कई साल हो गए मैं किताब पढ़ी थी, तो भूल भाल भी, हिस्ट्री ऑफ सीपीएसयू बी। सीपीएसयू और पार्टी का नाम बाद में बना बी बॉल्शेविक्स, बी बॉल्शेविक मतलब बॉल्शेविक बेंशेविक, वो मैं बताऊंगा आपको जो ग्रुप बने थे। लेकिन रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के बीच में एक डिबेट है, इस क्रांति का अगवा दस्ता होना जरूरी है। मजदूर किसान क्लास के रूप में ये ठीक है, अपनी जगह संघर्ष है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक जो इनकी, जिसको आप कह सकें कि आगे का बढ़ा हुआ जो विचार चेतना, समाजवादी विचारधारा, वो इनके बीच में जब तक स्थापित नहीं होगी तो ये क्रांतिकारी की बात नहीं हो सकती। और उसमें किस तरह की पार्टी, तो जो मेंशेविक ग्रुप, जो बाद में जिसके रूप में जाना गया, जिसके नेता मोटिव थे, वो उनका, या एक नेता की बात नहीं, एक बड़ा हिस्सा ऐसा इस विचार का था कि जिसमें एक खुली बहस, यानी कि सबकी अपने विचार हो सकते हैं, कोई कुछ भी रखो, तो इसका कोई अनुशासन नहीं होना चाहिए, ऐसा अनुशासन लागू नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ऑल आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, वो अपनी जैसा उसको लगता कहें, और जरूरी नहीं है कि कोई आदमी किस विचार का, किस संगठन में काम करे ना करे, किस ग्रुप में कंट्रीब्यूट करे, तो सब पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं। तो इन्होंने इस बात को स्थापित किया कि एक क्रांतिकारी पार्टी के लिए जरूरी है, जो अगवा दस्ता है उसके लिए जरूरी है कि वो एक अनुशासित, एकताबद्ध एक पार्टी, एकताबद्ध अनुशासित, एकताबद्ध हो, अनुशासित। अनुशासन फौज वाला नहीं हो सकता। एकताबद्ध तभी होगी जब उसके अंदर विचार विमर्श खुल करके, विचार की एकता। तो विचार की एकता के लिए जरूरी है डेमोक्रेटिक विमर्श खुल करके, बट आफ्टर ऑल डिबेट एंड डिस्कशन देयर मस्ट बी ए डिसिप्लिन। उसके बाद एक निर्णय होगा, निर्णय को लागू करने का अनुशासन संभव है। तो ये सिद्धांत के रूप में, जिसको डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का प्रिंसिपल बताया जाता है, जिसके ऊपर
बाद में बहुत बड़े हमले हुए, बहुत सारे लोगों ने उस सिद्धांत को छोड़ भी दिया, उसी को एक तानाशाही विचार के रूप में मान लिया गया। लेकिन ये विचार का दोष नहीं है, विचार के लागू करने की खामियां हैं जो सामने आई। लेकिन एक अनुशासित एकताबद्ध पार्टी का होना जरूरी है। आगे बढ़ा हुआ चेतनशील तबका, संघर्षशील, कुर्बानी देने वाला, उसके ये खासियतें, जिसके पास एक आइडियोलॉजी है, विचार है, चेतनाशील है और जो हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, एक ऐसा समर्पित कार्यकर्ता, उनका एक पार्टी, वही एक अगवा दस्ता की भूमिका है, इसका होना चाहिए। तो संगठन का सिद्धांत के रूप में भी सिद्धांत का पूरी दुनिया में उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने ये मजदूर और किसान की एकता के रूप में भी बात इस रूप में स्थापित की, जो नरोदनिक स्केल इसके बीच की वो जो डिबेट बता रहा हूँ, उन्होंने एक बात कही जो ये कहते थे कि बुर्जुआ रेवोल्यूशन जो भी होगा कम्युनिस्टों की उसमें, क्योंकि उसके बाद की स्टेज है सोशलिज्म का, और ये बात तक, मतलब मैं कह रहा हूँ बात तक ये डिबेट चलती थी, आखिरी समय तक चलती थी। उनमें खास तौर पर उन्होंने साम्राज्यवाद की जो स्टेज जिसपे पहुंचा है उसका विश्लेषण करते हुए बात रखी कि पूंजीवाद ने जनतंत्र का झंडा फेंक दिया है। ये जो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन का चैंपियन एक समय पर पूंजीवाद जो बना था, बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन जिसका नाम है, वो उसने आज साम्राज्यवादी स्टेज पर आने के बाद से, और खास तौर पर 1871 की पेरिस कम्यून के बाद से, विशेष तौर पर उसके सबक से उसने ये झंडा फेंक दिया। इसलिए उससे आज के समय पर ये जो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो तो करेगा। हेलो, और ठीक है, मम्मी मैं मीटिंग में हूँ। तो ये टास्क आज वर्किंग क्लास को पूरा करना, मजदूर जमात के नेतृत्व में ही उन कार्यों को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि ये जो जिसको हम कमजोर कड़ी के रूप में पेश आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो अभी पूंजीवादी दृष्टि से विकसित देश नहीं है। वहां साम्राज्यशाही बड़े पैमाने पर डोमिनेट करती है, और वहां बुर्जुआ जी के नेतृत्व में आप इस डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन की कल्पना नहीं कर सकते। ये टास्क भी वर्किंग क्लास में नहीं है। तो मैं बाद में आपको और उदाहरण के रूप में लाएंगे। तो सिद्धांत के रूप में उन्होंने चर्चाएं स्थापित की, और इसी समय के ऊपर मतलब सारे अनुभवों के सीखते हुए ये एक स्थिति पैदा हुई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। पहला विश्व 1914 के अंदर शुरू हुआ। दोनों ने कहा कि युद्धों में धकेल देगा, कोई ऐसी बात नहीं कि पहले विश्व युद्ध से पहले युद्ध नहीं थी। अलग अलग जगह पर हम अपने देश में देखें, हिंदुस्तान में डेनमार्क का, फ्रेंच का, ब्रिटेन का, इनके अपने युद्ध, हाँ हिंदुस्तान में कितने हुए, हर जगह अपने अपने इलाकों को कौन कितना कब्जा कर ले, लड़ाइयां होती रही। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि पूरी दुनिया को जिन्होंने युद्ध के अंदर धकेला, इस तरह की स्थिति पैदा। अब उसमें उस समय का जारिश रसिया एक पार्ट है, जर्मनी के साथ ऑटोमन एम्पायर और हंगरी वगैरह मिलाकर ये एक पार्ट है। दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरी। अब इस लड़ाई के दौरान है जो एक स्थिति पैदा हुई, एक्सपोजर है कह लो उस समय के जार के रूस का, एक संकट का स्थिति यहाँ तक आकर पहुंचती है कि जिसमें मतलब आपकी जो फौज जिसको मैदान में उतार रखा है, उसके पास खाने को अनाज भी पूरा ना मिले, उसके लिए तमाम म्यूनिशन ठीक से ना मिले, असंतोष होते रहे। हालांकि उस समय एक सेकेंड इंटरनेशनल के रूप में काम करते हैं, जिसमें भी पार्ट थे, उसमें भी उन्होंने ये बात रखी थी कि हमें जो वर्किंग क्लास की पार्टीज पूरे यूरोप के अंदर है, ये जो युद्ध है, साम्राज्यवादी जो युद्ध है, ये युद्ध असल में हमें वर्किंग क्लास अपने अपने देश की साम्राज्यवादी सत्ता के खिलाफ इसका विरोध करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। ये लड़ाई वर्किंग क्लास के खिलाफ, वर्किंग क्लास को वर्किंग क्लास के खिलाफ खड़े करने वाली लड़ाई है, ये साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने वाली है, हमें इसका विरोध करना चाहिए।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर, और उसके बाद से उन्होंने अपने आप को सेकेंड इंटरेस्ट अलग कर लिया, और वो ज्यादातर एक राष्ट्रवाद के प्रभाव में अपनी अपनी सरकारों के साथ आके खड़े। लेनिन ने अपने देश के स्तर पर अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, जो आमतौर पर हम सब साथी समझते भी होंगे, जानते भी होंगे, जिन्होंने ये 3 नारे दिए, वो बहुत स्ट्रेटेजिक, इसलिए उनको बहुत बड़ा रणनीतिकार, कार्यनीतिकार ये माना जाता है, कहा जाता है, माना किया जाता है, उन्होंने प्रमाणित किया है। उसने कहा कि भाई ये लड़ाई असल में जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, असली दुश्मन वो नहीं है। हमारे सैनिक जिसके खिलाफ मोर्चा दे रहे हैं, असल में ये वर्दी में किसान है, उधर भी जो बैठा है वो भी वर्दी में किसान मजदूर है। ये हमारी, हम दुश्मन हम नहीं है, दुश्मन हमारे बिल्कुल हमारे देश के अंदर। यानी कि आप अपनी बंदूक की नाल को 180 डिग्री के ऊपर आपको मोड़ लेना चाहिए। असली दुश्मन उधर बैठे, उनको भी इनको भी। वास्तविक दुश्मन हमारे हमारे अपने देश के अंदर है, हमारे अपने शासन में। और ये युद्ध हमारे लिए, इसका हमारी मेहनत का जनता से, मजदूर से, किसान से, उससे इसका कोई वास्ता नहीं है। और ये युद्ध बंद होना चाहिए, हमें शांति चाहिए। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि जितनी संपदा है जमीन, तो पूरा कब्जा जिनके 4 का, उसके वारिस का है, ये असल में ये जमीन हमारे देश के किसानों की। We want that. ये जमीन हमारी है। तो पीस, लैंड एंड थर्ड इज ब्रेड, हमें रोटी चाहिए। ये 3 नारे उस समय के हैं जो जिसको कहे बिल्कुल चिंगारी की तरह से फैले। और इस हिसाब से हमें रूस को इस जंग से बाहर होना चाहिए, ये जंग बंद होनी चाहिए। ये एक तरह से एक ये कहोगे कि प्रोग्रामेटिक उन्होंने प्रोग्राम लिखा, उसके लिए स्थापित किया कि ये चीजें होनी चाहिए, और इसके आधार के ऊपर एक लगातार, क्योंकि बाहर थे ज्यादा, और इसी प्रोसेस के अंदर, इसी संकट के चलते हुए 17 में क्रांति हुई, पहली क्रांति फरवरी, उनके कैलेंडर के, उस समय के कैलेंडर के मुताबिक। आज के कैलेंडर के मुताबिक वह मार्च के मुताबिक, या अक्टूबर रेवोल्यूशन जिसको आप बोलना, वो 7 नवंबर का दिन, तो उस समय के रशियन कैलेंडर के मुताबिक पहली क्रांति फरवरी रेवोल्यूशन। उस समय एग्जाइल में थे, मतलब बाहर थे, लेकिन अप्रैल में ही उस क्रांति के बाद ही अपने देश में आ गए। लेकिन वहां रहते हुए, अब क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगा किस तरह से वो अखबार अंडरग्राउंड जिसका नाम से छपता था, निकलता था, यहाँ पहुंचता था, और अनेकों तरह से पत्राचार के माध्यम से वो गाइड करते। तो उस समय के, मैं एक बात छूट भी गई थी, जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इस डिबेट के चलते अल्टीमेटली जो सेकंड पार्टी कांग्रेस है, उसमें पार्टी के अंदर एक डिवीजन साफ है। वोटिंग में एक हिस्सा है ज्यूज सोशलिस्ट का, वो वॉकआउट करता है, और उसके बाद जो बचे हैं उसमें मेजोरिटी वो लेनिन के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करता है। इसको बोल से भी कहा, और जो माइनॉरिटी ओपिनियन था वो मेन से भी कहा। उसके बावजूद पार्टी एक रही, पर 1912 में आकर के फॉर्मली ये पार्टी का विभाजन हुआ, अलग, बोल्शेविक अलग, मेंशेविक अलग, इतनी बात। लेकिन फरवरी रेवोल्यूशन में तमाम तरह की फोर्सेस, जिसमें बुर्जुआ डेमोक्रेटिक, सोशल डेमोक्रेट्स वगैरह वगैरह तमाम फोर्सेस काम कर रही है, और इस तरह से वो करेंसी के नेतृत्व में जो प्राइम मिनिस्टर बना, एक सरकार बनती है, बुर्जुआ डेमोक्रेट्स जिसको आप कह सकते हैं। और ज्यादातर का उस समय का, इवन प्लेखनोव जैसे उस समय के, जिसको फादर ऑफ मार्क्सिज्म जिसको बोलते हैं रशिया का, वो खुद इस विचार के थे कि भाई ये अभी स्टेज नहीं है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की स्टेज नहीं है। ज्यादातर लोगों का ऐसा ओपिनियन था। इवन हमारी उस समय की लेनिन की पार्टी, जो जिसको बोल्शेविक पार्टी बोलते हैं, वो भी इस राय की, मेजोरिटी इस राय की थी कि ये रेवोल्यूशन हुआ है, अच्छा ठीक ठाक होगा, और हम इसको जिसमें जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करना चाहिए। अप्रैल में आते हैं, उन्होंने इस बात के लिए जोर लगाया कि यही टाइम है, इस समय जो वर्किंग क्लास को अपनी भूमिका अदा करनी है, आज नहीं करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे।
सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए हमें आगे। वो क्या पागल हो गया, ये मरवा होगा, ऐसी स्थिति है। लेकिन लगातार उनकी डिबेट, डिस्कशन, पर्सुएशन और लड़ाई में, क्योंकि वो सरकार नहीं आई, वो भी उसी में शामिल है, वही स्थितियां बरकरार हैं। तो परिस्थितियां भी अपने आप में सिखाती हैं, सिर्फ एक विचार ही नहीं है, व्यवहार भी अपने आप में लोगों का सबसे बड़ा सबक उससे मिलता है। इसी के चलते हुए आप ये देखिए, बहुत आखिरी स्टेज है ये सारी डिबेट के चलते हुए। अक्टूबर रेवोल्यूशन से 2-3 रात पहले की बात, 10 घंटे सेंट्रल कमेटी बिल्कुल रिस्क उठा करके, अंडरग्राउंड वो थे, सेंट्रल कमेटी मीटिंग में पहुंचते हैं। 10 घंटे की लंबी डिबेट के बाद बोल्शेविक पार्टी के अंदर एक बहुमत राय बनी कि हमें अपराइजिंग खड़ी करनी है, हमें अब हथियारबंद होकर के और इनको बगावत करनी है। और टाइम भी तय कर लिया गया, मतलब ये समय है 6 तारीख का, कि हमें 6 तारीख की इवनिंग से शुरू कर। अगर ये नहीं करते तो टू लेट। तो इस तरह से लगातार डिबेट के बाद और अल्टीमेटली उन्होंने एक स्लोगन दिया, ऑल पावर्स टू सोवियट्स। ऑल पावर टू सोवियट्स का मतलब है, सोवियट्स उस समय की जो काउंसिल कह सकते हैं, मतलब सोल्जर्स की काउंसिल्स हैं, किसानों की काउंसिल्स हैं, वर्कर्स की काउंसिल्स हैं, तो ये सारी की सारी सत्ता जो है वो इनकी हो, इनके पास आनी चाहिए। ये जो चंद चुने हुए जो आज बैठ के सत्ता में, ये उसका निर्णय नहीं कर सकते। ऑल पावर टू द सोवियट्स, यानी कि जो हमारे वर्कर्स हैं, किसान हैं, सोल्जर्स हैं, ये हैं जो इस देश की सत्ता का संचालन। और सितंबर से पहले तक सोवियट्स जो जितनी थी उस समय के रूस के अंदर, सोवियत जो काउंसिल्स बनी हुई थी, उसमें बोल्शेविक माइनॉरिटी में थी। अक्टूबर में दोबारा उनका चुनाव हुआ। इस सारी डिबेट में आखिरकार बोल्शेविक्स मेजॉरिटी हासिल करते हैं, और वो उस समय पर बेलग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग पहले उसका नाम था, वो कैपिटल थी। तो एक तरह से उसमें भी मेजॉरिटी बोल्शेविक्स की आती है, और ज्यादातर शहरों में और इस तरह से गांवों में वो एक बहुमत बोल्शेविक्स की आती है। और ये अपराइजिंग शुरू होती है शहरों से, जिसके बाद पूरा गांव उठ खड़ा होता है उसकी सपोर्ट पीजेंट्स की। और इस तरह से उन्होंने, जो हमारे सैनिक हैं, जो उस समय के ऊपर इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो बोल्शेविक पार्टी के साथ आए, उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग दे करके वर्कर्स को, पीजेंट को एक रेड आर्मी के रूप में, रेड गार्ड के रूप में तैयार किया, वो स्थापित किया, और सफलतापूर्वक वो उस सत्ता का तख्ता पलट कर पाए। और अल्टीमेटली तमाम सोवियट्स की काउंसिल में इकट्ठा होकर के लेनिन को एक चेयरमैन से अपना चुना सत्ता का। और इस तरह से उन्होंने पहली डिग्री जारी की शांति के लिए। बहुत अपमानजनक शर्तें थी उस समय की, जो अलाइड फोर्सेस थी, जर्मनी है, ये सब, उसकी खुद की पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर के रिजेंट था। और अल्टीमेटली लेनिन को इस बात के लिए हेड करना पड़ा कि आज अगर आप शांति का है, लेकिन इससे हम उबर जाएंगे, लेकिन आज अगर हमने शांति स्थापित की तो हालत रशिया की बहुत खराब। मैं चेयरमैन से इस्तीफा दूंगा, अपना इस्तीफा देने तक का उनको देना पड़ा। अल्टीमेटली वो स्वीकार हुआ और पीस ट्रीटी, काफी बड़ा इलाका उनको उस समय छोड़ना, उस समय के लिए शांति भी नहीं, लेकिन वो ज्यादा समय नहीं रहे। वो जितना अलाइड थे, विरोधी थे, एनिमी जितने भी थे, सब यूनाइटेड होकर के रशिया की इस रेवोल्यूशन को विफल करने में, वहाँ जो जार के जो पहले जारशाही के जो थे, जो इस समय के ऊपर जो बुर्जुआ डेमोक्रेट्स के कह लो, सब उन्होंने एक व्हाइट गार्ड पहुंच दिया, व्हाइट गार्ड। और करीबन 1 दर्जन से ज्यादा देश, उस समय की इंपीरियलिस्ट पावर्स जितनी थी, सब आपस में अपोनेंट लड़ रहे थे,
लेकिन रशिया के अंदर इस क्रांति को विफल करने में सब ने अपना पैसे से, हथियार से, तमाम तरह से 5 साल हैं जो गृहयुद्ध झेलना। तो पीस ट्रीटी हुई, ट्रीटी तो हुई, लेकिन ट्रीटी का उल्लंघना खुद अलाइज ने ही, उन्होंने शांति समझौते को भंग करते हुए उन ताकतों को सपोर्ट किया गया जो इनको हटाने के लिए काम कर रही थी। दूसरी डिग्री थी उनकी नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड, पूरी जमीन का राष्ट्रीयकरण, और ये जमीन किसानों को दी जाए। और तीसरी बात वही है, वो भी संकट था। तो एक स्थिति ऐसी भी है कि जो हमारे पास है जितना है उसकी राशि, वो कितने ग्राम था उन लोगों का मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन इतनी इतनी ब्रेड हर किसी को मिली, तो लेनिन को भी इतनी मिली। वो हर आदमी, चाहे वो मजदूर है, किसान है, जहां भी है, हर किसी को इतनी ब्रेड जो हमारे पास अवेलेबल है उसी में से गुजारा करना है। आज मजदूर की, किसान की सत्ता को अगर बचा करके रखना है तो ये करना एक ऐसी स्थिति। अभी पिछले दिनों की साथी ने अखबार में डाल रखा था, ट्रिब्यून का एक उस समय कहा वाला कि कुछ नागरिकों, खास नागरिकों को लेनिन अपने घर बुलाया, चाय पिलवाई, चाय में चीनी नहीं, सारे आपस में कुछ बोले। तो लेनिन बोला, भाई माफ करना, चाय में चीनी नहीं है क्योंकि घर में चीनी खत्म। अब उसमें एक बिजनेसमैन था, जाते उसने एक पूरी चीनी की, तो उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, कहा कि ये आप, ये क्योंकि नेशनल एसेट है, इसको गोदाम में रखो तो ऐसी एक जीवन उन्होंने अपना खुद का भी, ऐसा नहीं कि औरों के लिए एक आदेश है, खुद के लिए बहुत ही संकट के दौर से उस क्रांति को बचाया। उसी समय के अंतरराष्ट्रवाद की जो बात मैं कह रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण उनका जो सवाल था कि इसी समय की पूरी दुनिया, जिसको उसने तो कहा था पूरी दुनिया की मुक्ति के लिए है या चेन कमजोर, इसको तोड़ा जाए तो पूरी दुनिया को मुक्त किया जा सकता है। और उसके मुक्ति के आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने थर्ड इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसको स्थापना। पूरी दुनिया के लिए वो क्रांति अपने आप में बहुत बड़ा एक घटना थी। पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुए बगैर, चाहे दुश्मन था चाहे दोस्त था। हमारे देश के भी अनेकों आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, सब तमाम के तमाम कैसे हुआ है, इतने बड़े जार का शासन कैसे पलटा गया, एक विश्वास के हम भी अपने यहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद को, इसको भी पलट सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह से अपने देश के भी क्रांतिकारी गए, लेनिन से मिले हैं, रूस गए हैं, उन्होंने एक विश्वविद्यालय स्थापित किया। वहां जितने भी मेहनत का लोग हैं ईस्ट के, उनके लिए ताशकंद के अंदर एक विश्वविद्यालय, आओ पढ़ो और एक क्रांतिकारी विचार को कैसे लागू किया जा सकता है, और इस तरह से पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद के खिलाफ कैसे लड़ाई को खड़ा किया जाए। हर साल वो इंटरनेशनल उसकी कांग्रेस होती थी, उसके लिए थीसिस लिखे जाते थे, उसके लिए डायरेक्शंस तय की जाती थी, और उसमें संयुक्त मोर्चे का सिद्धांत भी उन्होंने दिया कि कम्युनिस्टों को, वर्कर्स रीजन पार्टियों को आज के समय के ऊपर जो भी साम्राज्यवाद के खिलाफ, यानी कि एनिमी के बीच की जो दरार है, डिविजन्स है, उनको कैसे आप अपने लक्ष्य के लिए का इस्तेमाल कर सकते, एक स्ट्रेटेजी के रूप, उनके डिविजन अपने दोस्त एलाइज के रूप में आइडेंटिफाई करना, एनिमीज को आइडेंटिफाई करना, एनिमीज के बीच की जो कंट्राडिक्शन है उसको अपने उस पर इस्तेमाल करना। ये एक बड़ा लेसन है जो उन्होंने दिया, जिसके बारे में शायद उस दिन इंद्रजीत भी चर्चा कर रहे थे, जो फेसबुक के ऊपर है। रुचि में वो भी राष्ट्रवादी थे, फ्रेंच की कॉलोनी थे, बाहर फ्रांस में रहते थे, और उन्होंने उससे पहले कोई मार्क्सवाद का घड़ा कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन ये लेनिन की किताब उसको हाथ लगी तो उसको देखते ही वो उछल पड़ा। वो कहता मैं अपने कमरे में अकेला था, लेकिन जैसे मैं पब्लिक को संबोधित कर रहा हूँ वैसे जोर जोर से भाषण देने लगे। उसको लगा कि जैसे मेरे को सूत्र मिल गया, मुक्ति के आंदोलन का एक ऐसा सिद्धांत मुझे मिल गया, एक ऐसी कार्यनीति मिल गई। तो इस तरह से पूरी दुनिया को प्रभावित किया, अपने देश को भी किया, और अपने देश की तो कम्युनिस्ट पार्टी बनी भी ताशकंद में ही बनी। कहा अलग अलग जगहों से जो लोग गए उनसे इकट्ठे करे, बनाई, और पहला पूर्ण स्वाधीनता का
प्रस्ताव वो कम्युनिस्टों की तरफ से ही देश की आज़ादी के दौरान 1921 में पेश किया। और उसके बाद से तो हमें पता है कि हिंदुस्तान का कोई लेखक, बुद्धिजीवी, रचनाकार, राजनेता बड़े बड़े वो इस क्रांति से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। तमाम के तमाम इससे प्रभावित हुए, नौजवानों के लिए, सबके लिए प्रेरणा का होना, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई। और उसके बाद से ये तो हम कह ही सकते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को एक ताकत दी। अब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दौर के समय के हिसाब से, लेकिन बहुत कम समय जी पाए। 54 साल की उम्र में जाकर कारण की मौत होगी, वो भी खुद उनके कहो कि जिस तरह के तथाकथित क्रांतिकारी जो पापा कह रहे हैं, ऐसी एक महिला ने बीमारी उसी से अल्टीमेटली उनकी डेथ हुई। तो बहुत थोड़ी उम्र में ही उन्होंने सब चीज़ें सिद्धांत के रूप में, व्यवहार के रूप में अपने देश में लागू की और पूरी दुनिया के स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग का, क्योंकि उस समय पे जो व्हाइट गार्ड्स को सपोर्ट करने वाले जो सरकारें थी, वो अपने देशों में वर्किंग क्लास के जो पार्टियां थी वो अपने युद्ध के खिलाफ तो नहीं हो पाई, लेकिन कम से कम वो रूस के अंदर व्हाइट गार्ड के सपोर्ट में ना जाए, इसका विरोध तो कर पाए। कम से कम ये काम तो हो पाया। तो एक तरह से अपने पूरी दुनिया के स्तर पर उस क्रांति की रक्षा का सवाल, ये सिर्फ रूस के सवाल नहीं है, पूरी दुनिया की वर्किंग क्लास के सवाल है। ये एक मैसेज इस संगठन के तहत गया, अलग अलग देशों में संगठन बने और मुक्ति आंदोलनों ने रफ्तार पकड़ी। और उसके बाद का आपको पता है कि 5 साल की गृह युद्ध, इतनी बर्बादी के बाद सोवियत रूस समाजवादी क्रांति कैसे सर्वश्रेष्ठ है, पूंजीवाद से कैसे समाजवादी व्यवस्था बेहतर है, उसने बहुत थोड़े समय में प्रमाणित कर। मेरे ख्याल में 10-15 साल हुए होंगे जब कोई भी अनपढ़ नहीं बचा, जबकि बहुत सारे रिपब्लिक्स जो रशिया के तहत थे वो बहुत बड़े पिछड़ापन था, अनपढ़ता थी, उनकी कोई भाषा भी नहीं थी, और मेरी उम्र के जितने पढ़े हुए उस समय के ऊपर टीचर्स नहीं थे अवेलेबल बहुत सारी जगहों पर। लेकिन पूरी दुनिया में पहले मिसाल कायम करी, कोई अनपढ़ रूस के अंदर नहीं बचा। और 1936 तक आते आते स्थिति बची, कोई बेरोजगार नहीं बचा। आज तक भी दुनिया का कोई विकसित देश ये उदाहरण पेश नहीं कर पाया कि जहां बेरोजगारी खत्म हो, कोई बेघरबार नहीं बचा। और उसके बाद का हम दावे के साथ आंकड़े कहते हैं कि ये प्रमाणित हुआ कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था अपने आप में एक आपराधिक व्यवस्था है। इसके रहते हुए ना अपराध खत्म हो सकता, ना युद्ध खत्म हो सकता, ना शोषण खत्म हो सकता। लेकिन समाजवादी व्यवस्था ऐसी है कि जिसके अंदर अल्टीमेटली ना सिर्फ गरीबी खत्म हुई, अनपढ़ता खत्म हुई, बेरोजगारी खत्म हुई, भिखारीपन खत्म हुआ, अपराध भी खत्म, चोरी डकैती छेड़खानी वगैरह वगैरह, ये अपराध खत्म हुआ, ये प्रमाणित हुआ। और कैसे वो एक देश उस समय पर जो 5वां हार गया जापान से, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जिसकी स्थिति पहुंची थी कि जो अपने फौजियों तक को भी हथियार नहीं दे सकता, खाना नहीं दे सकता, वही देश इतना जल्दी स्थिति में आ गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसमें उस समय की तमाम साम्राज्यवादी शक्तियां नतमस्तक थी जर्मनी के सामने, मतलब उस समय का फ्रांस ब्रिटेन के बाद दूसरा जिसको लीडिंग कह सकते हैं, 1 महीना भी नहीं पकड़ा, जिसने समर्पण कर दिया जर्मनी के सामने, हिटलर के सामने। यूरोप का बड़ा हिस्सा जिसने कब्जा कर लिया, उस नाजी जर्मनी को उस समय हराने वाला वो लाल सेना में सोवियत संघ बना, जिसने अपने सबसे भी वो स्थिति में आया, ये स्थापित है। उसके बाद का आप ये कहते हैं वो डिक्टेटोरियल फ्रांस, ठीक है, बाद के समय पर डेविएशंस भी हुई है, उन्हीं सिद्धांतों से भटकाव की वजह से समस्याएं भी पैदा हुई। रूस में कोई क्रांति लोगों ने नहीं की, प्रतिक्रांति जनता ने नहीं की, ये रूस की उस पार्टी के अंदर ही जो भ्रष्ट और आप कहेंगे भ्रष्ट लोग, उन्हीं की वजह से प्रतिक्रांति हुई, एक गद्दारी वहां वर्किंग क्लास के साथ हुई, जिसकी वजह से प्रतिक्रांति। वरना ये भी था कि रिसर्च के मामले में, नई खोज के मामले में स्पेस में सबसे पहले गए, सबसे पहले इंसान को स्पेस में भेजने वाले वो दुनिया के स्तर पर,
वगैरह वगैरह तमाम कृतियों से हम वाकिफ हैं। और हमारे देश के लिए तो खासतौर पर मुक्ति आंदोलन में भी, मुक्ति के बाद में भी सोवियत रूस हमें आत्मनिर्भर बनाने में, क्योंकि हमें पता है हमारी आज़ादी के बाद 4 साल नेहरू ने पूरी वेस्ट का दौरा किया है, यूएनओ में वोट इंडिया के पक्ष में भी कर रहा है, लेकिन कोई हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं था इंडस्ट्री के लिए। उनका यही था, आप अपने एग्रीकल्चर को देखो, बाकी तो हम देंगे आपको, जो चाहिए हम देने को तैयार है। लेकिन सोवियत रशिया है अल्टीमेटली, जिसकी वजह से हमें यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज आई है, तकनीक आई है, और उससे हम एक अपने आत्मनिर्भरता के कुछ ये स्थापित कर रहे हैं। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश्वसनीय एक साथी के रूप में बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन सब हमारे साथ रहे, ये सब चीज़ें हैं। और हमारे साथ ही नहीं, पूरी दुनिया में, चाहे दक्षिण अफ्रीका का मुक्ति आंदोलन हो, चाहे वियतनाम का हो, चाहे कोरिया का हो, सारी दुनिया के मुक्ति आंदोलनों को इस सोवियत यूनियन की तरफ से वो हर तरह से सपोर्ट मिलता रहा। इवन ये तो जिसको आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो खड़ा हुआ, वो खड़ा भी इस बदौलत हो पाया था कि उस समय के ऊपर एक शक्ति मौजूद थी जो इनको एक उपलब्ध थी, तभी यह आश्वासन हो पाई। तो खैर चल कुछ बातें ब्रीफ से समय में आपको रखने की कोशिश की है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मतलब इसको लेकर के, अलग अलग विषयों को लेकर के। और मैं तो इतनी कहूँगा कि हमारे खासतौर पर जो नौजवान साथी हैं उनको जरूर लर्निंग के बारे में जितना जाना जा सके, पढ़ा जा सके, हमें जरूर पढ़ना चाहिए। और आज के समय पर सबसे बड़ी संकट यही हो गया है कि वैसे तो करिए मोबाइल पे सब चीज़ें आती, सब तरह का कचरा भी है, सब कुछ है इसमें, पर फिर भी हमें बिल्कुल ऑथेंटिक जो लिटरेचर है